सेल्फ इंडक्टेंस के बाद बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ लिंक होता है, और अगर एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये जिस प्रॉपर्टी से इसका ऑपोजिशन डिसाइड होता है उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो हम जब दो कॉइल्स को एक दूसरे के पास में रखते हैं और इलेक्ट्रिक करंट एक में से पास होता है, तो उस चेंज इन करंट की वजह से जो वहाँ ऑलरेडी पास हो रहा है या हम करंट को रोकते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दूसरी कॉइल में। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। पहली कॉइल जिसके करंट के चेंज की वजह से इंडक्शन हुआ है उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिसमें इंडक्शन हुआ है उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। रिलेशन होता है जैसे सेल्फ इंडक्शन में एन फाई बराबर आई था, यहाँ रिलेशन होता है N2 फाई टू इज इक्वल टू I1 प्रोपोर्शनल टू I1, यानी पहले में जो करंट है उसकी वजह से दूसरे में फ्लक्स है, और यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें जो कांस्टेंट मिलता है दैट इज M, उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। M के लिए हम फिर वही बात कहेंगे जो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए कही थी कि M जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स एक दूसरे के रिलेटिव कैसा दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि क्या फ्लक्स लिंकेज पॉसिबल है भी या नहीं है, और फिर परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लिखेंगे जैसे वहाँ लिखा था एल डी आई बाई डी टी, यहाँ लिखेंगे एम डी आई वन बाई डी टी। फ़र्क इतना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ दूसरे में होगा और चेंज इन करंट पहले में होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी एंड चेंज इन करंट इन प्राइमरी। बाकी सभी बातें सेल्फ इंडक्टेंस जैसी हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी में 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या लिखेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। ठीक है। और यहाँ जो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो रहा है इसका काम ये है कि ये प्राइमरी में जो करंट चेंज हो रहा है उसको अपोज करे। यूनिट ऑफ एम वही होगी जो सेल्फ इंडक्टेंस की थी, दैट इज हेनरी वेबर पर एम्पियर या वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। डायमेंशन भी वही होंगे, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। डायमेंशन एम और एल के सेम होते हैं। तो कुल मिला के फ़र्क इतना है कि ये पहले में करंट चेंज की वजह से दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता है, वहीं सेल्फ इंडक्टेंस अपने ही अंदर होने वाले चेंज इन करंट की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फिनोमिनन है यही ट्रांसफार्मर में एक्ट करता है और यही उसका प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल की कैलकुलेशन की। नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म में बात करें तो एम का वैल्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू ए बाय एल। आपको याद होगा एल का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल। तो वहाँ पे एन स्क्वायर जो था उसमें आपकी ही कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर था। यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स एक बार प्राइमरी के एक बार सेकेंडरी के। अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म में बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसको हम अंडर रूट ऑफ L1 L2 लिख सकते हैं आइडियल। L1 L2 क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी के अपने म्यूचुअल इंडक्टेंस हैं, तो उनकी टर्म्स में हम उनके सेल्फ इंडक्टेंस है उनकी टर्म्स में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स की जानकारी ना हो लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस की जानकारी हो तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ये तब है जब आपकी लिंकिंग जो है वो प्रॉपर है। अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर लिंकिंग के जो रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, उसे काम में लेते हैं अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला एम इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2, जहाँ के क्या दिखा रहा है? कपलिंग कोफिशिएंट दिखा रहा है। इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है। 1 आइडियल केस के लिए होती है जब पहले का जो फ्लक्स है वो प्रॉपरली लिंक होता है दूसरे के साथ, और 0 तब होती है जब कोई कपलिंग नहीं होती है। मतलब ऐसा अरेंजमेंट हो दोनों कॉइल्स का कि पहले में आप कोई फ्लक्स चेंज कर भी रहे हो तो वो सेकेंडरी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? 0। और कंप्लीट कपलिंग के केस में एम का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम, दैट इज अंडर रूट L1 L2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिसाइड करता है कि कपलिंग कैसा है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि कपलिंग कोफिशिएंट है जो डिटरमाइन करता है कि बेसिस ऑफ कपलिंग बिटवीन कॉइल्स। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं तो ये 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। यहाँ पे m जो है वो लीस्ट है। m लीस्ट क्यों है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने यहाँ पे इनको रखा है, आपका जो फ्लक्स लिंकेज है प्राइमरी का वो सेकेंडरी के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। उस केस में आप कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या लोगे? 0।
और इस तरीके की कपलिंग जैसी आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें आपका एम मैक्सिमम होता है क्योंकि आपकी जो लिंकिंग है फ्लक्स की वो प्रॉपर होती है। अब यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का निकालना है। तो अगर हमें इंडक्टर सीरीज में दिए हो तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इंडक्टर ऑपोजिशन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर दिखाता है, इसलिए इस पे रेजिस्टेंस जैसे फॉर्मूले लगेंगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, जो रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है वही इंडक्टेंस इन सीरीज होगा। इसी तरीके से जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है वैसे ही आपका सेल्फ इंडक्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आएगा। अलग से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस में एम को भी कंसिडर करते हैं तो देखिए, पहला केस है, ये आपने लगाए सीरीज़ में है, लेकिन सीरीज़ में आपने इस तरीके से लगाए हैं कि इनका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम है। ऐसे केस में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस एल को फेवर करेगा और आपके L1 L2 के सम के अलावा आपको 2M भी मिलेगा। लेकिन आप अगर इस तरीके का अरेंजमेंट करते हो जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली आपका M यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोज करेगा और यहाँ L1 प्लस L2 के साथ -2M आएगा। तो बस इतना सा चेंज है कि अगर आप सीरीज में यूज़ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस जैसा फॉर्मूला है, लेकिन M सपोर्ट में है तो +2M, अपोज में है तो -2M। इसी तरीके से जब आपका M आपको फेवर करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 वाले फॉर्मूले में स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है। फेवर के केस में न्यूमरेटर में -M², डिनोमिनेटर में आपका +2M होता है, और जब म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोज करता है तो आपके डिनोमिनेटर में भी माइनस आ जाता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। सोलेनॉइड है, 2000 टर्न्स हैं, वाउंड किया हुआ उसको एक लेंथ के ऊपर 0.3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, सेंट्रल सेक्शन कॉइल नंबर कितने हैं उसमें 300 टर्न्स हैं, इनको भी आपस में अच्छे से बांधा हुआ है, इनिशियल करंट 2 एम्पियर है, ये रिवर्स हो जाता है 0.25 सेकंड में। तो पूछा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 2000 इंटू 300 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ दोनों का कॉमन है, कितना दिया हुआ है 0.3 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻³ हेनरी। अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा -M di/dt। यहाँ पे आपका M का वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻³ चेंज इन करंट क्या लिखेंगे, तो पहले 2A था, बाद में -2A हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया 2A माइनस ऑफ -2A यानी 4A। तो 4 एम्पेयर का चेंज आ गया और टाइम कितना दिया है 0.25। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 48 मिली वोल्ट। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि सिलेंड्रिकल रॉड है, 2 कॉइल हैं, इसके ऊपर बांधे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इफ द इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल इज 0.1 हेनरी, यानी L1 L2 आपको 0.1 हेनरी दिया है और M आपसे पूछा है। तो जैसा कि आपको कहा है कि आपने एक दूसरे के ऊपर बांधा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 है, तो M का कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, √L1 L2 वाला। इस केस में क्या हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 0.1, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा 0.1 हेनरी। क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस दिया है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में 0.5 है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.25 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.5, क्योंकि बाद में ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, इनका सम निकाल लेंगे तो इक्विवेलेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा 1 हेनरी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।